हाय गाइस, वेलकम टू एटीपी विच इज़ अब तो पढ़। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर पावर शेयरिंग स्टार्ट किया था। तो ये पावर शेयरिंग का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हुई थी श्रीलंका में और जो प्रॉब्लम्स हुई थी बेल्जियम में, तो उनका कुछ सोल्यूशन निकला या फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, क्या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए या फिर वहाँ पे कुछ अच्छा सोल्यूशन निकला। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मीन्स ये एक इस टाइप का बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, सिर्फ वही कंट्री में डोमिनेट करे और जो रूल्स भी बनाए जाए कंट्री में, सिर्फ वो उस मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही बनाए जाए और वो जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनके कल्चर का कुछ भी हो। तो चलिए पढ़ते हैं अब इस मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या हुआ। सो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली। मींस श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट स्टेट जिससे इमर्ज हुआ 1948 में। Sinhala leaders secured dominance over the government by the virtue of their majority. मींस जो इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट बनी उसमें जो सिन्हाला लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की, ये बताकर कि वो मेजॉरिटी में है। The democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. मीन जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मीन जो इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी डेमोक्रेटिकली, मीन्स सबका वोट लेकर, मीन्स जो वोटिंग सिस्टम पूरा फॉलो करने के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी उसने कुछ ऐसे मेजोरिटेरियन स्टेप मेजर्स लिए जिससे जो सिन्हाला सुप्रीमेसी है वो एस्टैब्लिश हो सके। तो ऐसा ही एक मेजॉरिटेरियन एक्ट था, द एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। मीन जो सिन्हाला लैंग्वेज थी वो ही उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया। द गवर्नमेंट फेवर्ड द सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर जॉब एंड एडमिशंस। मीन जो गवर्नमेंट है वो भी फेवर करने लगी सिन्हाला स्पीकिंग स्टूडेंट्स को और सिन्हाला स्पीकिंग जॉब एप्लीकेंट्स को, जिससे उन्हें किसी भी जॉब में कोई भी जॉब आसानी से मिल जाती थी और किसी भी एडमिशंस में उन्हें बहुत फेवर किया जाता था। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और उन मॉडिफिकेशन में कुछ ऐसे एक्ट पास किए गए जिसमें ये बताया गया कि जो स्टेट है, मीन जो कंट्री है, गवर्नमेंट है, वो एक तो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और फॉस्टर करेगी। तो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर इसलिए करेगी क्योंकि जो ज्यादातर सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं। तो इस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने और अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया। So now let's study about the results. Tamil started feeling alienated. जो तमिल है वो alienated फील करने लगी। Alienated का मतलब होता है वो ऐसा फील करने लगी कि उनके कल्चर के बारे में कोई नहीं सोचता, बस सब अपने बारे में सोचते हैं। They felt none of the major political parties care about their culture. उन्हें ऐसा फील होने लगा कि जितनी भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से कोई भी उनके कल्चर के बारे को केयर नहीं करता, उनके कल्चर के बारे में सोचता नहीं है। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights and discriminated them. Means उन तमिल्स को लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रही हैं, ना उन्हें पॉलिटिकल इक्वल राइट्स दे रही है, ना कोई और राइट्स दे रही हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं। The relation between both the communities drained. ये जो रिलेशन थे सिन्हाला स्पीकर्स में और तमिल स्पीकर्स में वो धीरे धीरे खराब होने लग गए।
The Sri Lankan Tamils launched strikes for recognition of Tamil as the official language and equality of opportunities in securing education and jobs. अब जो श्रीलंका तमिल्स थे उन्होंने स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी, मीन्स वो धरना देने लगे, वो स्ट्राइक्स करने लगे। और उन्होंने स्ट्राइक्स इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनकी लैंग्वेज है तमिल, उसे भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एजुकेशन और जॉब सिक्योर करने में। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern parts of Sri Lanka. Means 1980s तक कुछ ऐसी political organizations फॉर्म हुई जो डिमांड कर रही थी एक सेपरेट तमिल ईलम के लिए। अब एक ईलम क्या होता है? ईलम का मतलब होता है सेपरेट स्टेट। तो वो चाहती थी कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो उन्हें एक अलग ही स्टेट, अलग ही कंट्री दे दे श्रीलंका के नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। The distrust between the communities turned into a widespread conflict and later into a civil war. तो ये जो डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज के बीच, इससे आगे जाकर कॉन्फ्लिक्ट हुए और उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो सिविल वॉर था ये इतना ये इतना बुरा रहा श्रीलंका के लिए कि श्रीलंका ने जो इंडिपेंडेंस के बाद जो अच्छी ग्रोथ करी थी इकोनॉमिकली, एजुकेशन फील्ड में और हर फील्ड में श्रीलंका ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी थी, और वो सारी ग्रोथ खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग की और सिविल वॉर्स हो गई, तो सब कुछ वहां पे तहस नहस हो गया। अब पढ़ते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। सो अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब अकोमोडेशन का मतलब होता है सहमति, मीन्स आपस में उन्होंने एक दूसरे की बात मानी और उससे क्या रिजल्ट निकले वो देखते हैं। सो द बेल्जियन लीडर्स रियलाइज्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्हें लग ही गया था कि जो दो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं। Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live within the country. तो इसी के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि रीजनल मीन्स जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है वो बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अब अमेंड करने का मतलब होता है मॉडिफाई। तो उन्होंने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया ताकि कुछ ऐसा उन्हें मिल जाए, ऐसा कुछ उन्हें वे मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे जो भी कम्युनिटीज हैं वो मिलजुल कर उस कंट्री में साथ रह सके। तो ऐसा ही उन्होंने एक स्टेप लिया जिसका नाम था अकोमोडेटिव मॉडल। तो ये बेल्जियम का मॉडल है, तो मैंने इसलिए लिखा है बेल्जियम्स अकोमोडेटिव मॉडल। So, according to this accommodative model, Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in central government. जो इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा बोला गया कि जो डच स्पीकर मिनिस्टर्स हैं, मीन जो मिनिस्टर्स डच बोलते हैं और जो मिनिस्टर्स फ्रेंच बोलते हैं, उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सब इक्वल हो। मीन जितने डच स्पीकर मिनिस्टर्स हैं उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी हो। सपोज 20 डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं तो 20 ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया। The next point for this model was no decisions shall be made unilaterally. मीन्स कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली नहीं बनाए जा सकते। मतलब अगर एक गवर्नमेंट मीन्स सपोज डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एक एक्ट पास करना चाहते हैं तो उन्हें जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, मीन्स जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी सहमति चाहिए होगी। अगर डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स ने चाहा पर फ्रेंच स्पीकर्स की सहमति नहीं हुई तो वो एक्ट पास नहीं होगा। Many powers of the central were given to state. मीन्स जो बहुत सारी पावर्स होती है सेंट्रल के पास, तो ज्यादातर पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्हें दे देगी। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. जो ब्रसल्स है, जो कैपिटल है कंट्री की, उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें
जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों कम्युनिटीज का वो इक्वल हो, मतलब द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन दिस, which means the number of ministers in this government which was formed in Brussels should be equal, मतलब कि जितने मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकर्स हैं ब्रसेल्स की गवर्नमेंट में उतने ही डच स्पीकर्स भी होने चाहिए। A third level of government, also known as community government, was made, which was elected by people belonging to one language community. मीन्स एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को भी बनाया गया जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग अलग बनाई जाती थी। जैसे डच स्पीकर्स हैं तो उनके लिए डच स्पीकर्स की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती थी, और उनके जो मिनिस्टर्स होते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट में वो उसी कम्युनिटी के लोग इलेक्ट करते थे, और जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज होते थे वो इसी कम्युनिटी गवर्नमेंट को हैंडल करने पड़ते थे। तो अब देखते हैं रिजल्ट्स कि क्या रिजल्ट्स रहे। यहाँ बेल्जियम में जो अकोमोडेटिव मॉडल अडॉप्ट किया गया और जो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया तो उसके क्या रिजल्ट्स रहे। सो बेल्जियन मॉडल वाज ऑल्दो कॉम्प्लिकेटेड बट हेल्प इन गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। तो जो बेल्जियम का जो मॉडल है वो वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पर उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। दिस स्टेप हेल्प बोथ द कम्युनिटीज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ये जो स्टेप था इसने दोनों कम्युनिटीज को इनेबल किया कि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सके। मीन्स अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों स्टोरीज को कि जहाँ श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, पर जहाँ पे बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए और सब कुछ एकदम स्मूथली आज भी रन कर रहा है। और जहाँ पे श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुए वहाँ पे जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की थी वो भी खत्म हो गई। तो आप इससे देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो ये पावर शेयरिंग है ये क्यों डिजायरेबल है, और उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे क्या क्या दूसरे फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के। सो गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।